स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो के साथ आप लोगों का साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, जहां हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 से सेकंड टर्म। जैसे कि आपको पता है, आप भी अपने अपने कॉपियों में पेपर को फोल्ड करके सेकंड टर्म बना लेंगे। और आशा करूँगी आप लोग सब घर पे हैं और बड़े सावधानी के साथ और अच्छे से हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना। इस टोटल सिस्टम्स को कहा जाता है रेस्पिरेशन। वो हर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में किस तरीके से होता है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होता है कोई भी लाइफ प्रोसेसिंग वर्क को करने के लिए, क्योंकि एक इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जिंदा रहते हैं तो उसके बॉडी में कई सारे एक्टिविटीज़ डन होता है। जैसे देखो, मानो रीडिंग, वॉशिंग, रनिंग, क्लॉथिंग, इन हर एक काम को करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। इवन कि हम लोग जब सोते हैं तब भी हमारा एनर्जी का यूज़ होता है। तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। कैसे मिलता है? जब जो खाना हम खा रहे हैं ना, फूड, जब वो ब्रेक डाउन होता है ना, तब उसमें से एनर्जी रिलीज होता है। और यही एनर्जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी रेस्पायर, हम क्यों रेस्पायर करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Each cell is assigned to do certain function such as nutrition, excretion, reproduction, etc. एक्चुअल क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल से। और यही स्मॉलेस्ट सेल से क्या होता है? पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। बॉडी के अलग अलग पोर्शन के यूनिट तैयार होते हैं, जिससे वो न्यूट्रिशंस करने वाले, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन वाले। तो फॉर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, तो इन कामों को अलग अलग से करने के लिए सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और दास एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो ये एनर्जी जो होते हैं ना, वो रिक्वायर्ड होता है फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ को, हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जो वेरियस एक्टिविटीज़ हमें डन करना पड़ता है, वो वेरियस एक्टिविटीज़ को डन करने के लिए हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, विच वी ईट। तो दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी फूड से हमें मिल रहा है ना, ये रिलीज कब होता है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम, यानी कि ब्रीथिंग एक्टिविटीज़ के टाइम। तो देयरफॉर, इसलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्रॉम जो फूड से मिलते हैं। ये रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है? रेस्पिरेशन देखो, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और जिसमें से एनर्जी रिलीज होता है जब हम खाना ब्रेक डाउन होता है, फूड। एंड फाइनली क्या होता है? बॉडी में से एलिमिनेटिंग होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो भी इस ब्रीथिंग सिस्टम से, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको पता चल रहा है ब्रीथिंग सिस्टम्स हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो 2 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? अच्छा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। हम ऑक्सीजन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे? देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से? रिच एयर होते हैं, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, रिच एयर, हवा में, बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इज नॉन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, बहुत से ऑर्गेनिजम्स लिविंग, हमारे बॉडी में हम जिंदा रहने के लिए हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं, और हमारे बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में दोबारा से मिक्स होता है। तो इस पूरे सिस्टम्स को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस और ब्रीथिंग। द एयर वी ब्रीथ is transported all part of the body and ultimately to each cell. In the cell, oxygen help in the breakdown of the food. वही बात है। और मतलब जो एक्चुअल जो ऑक्सीजन हम सांस के दौरान ले रहे हैं अंदर, वो एक्चुअल पहुंचता है सेल के पास। और सेल क्या करते हैं? सेल ऑक्सीजन उनके सेल में क्या मदद करते हैं? जाके खाने को, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। अच्छा, इंटरनल रेस्पिरेशन और द सेल्यूलोज रेस्पिरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। हाँ, सेल के अंदर
जब फूड ब्रेक डाउन होता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसे कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब एक्सटर्नल जो बॉडी से बाहर हो रहा है और इंटरनल जो सेल के अंदर हो रहा है। तो इट टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स के सेल में होते हैं। इन द सेल फूड यानी कि ग्लूकोज टाइप का जो फूड हमारे बॉडी में रहता है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के मदद से। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दो तरह के रेस्पिरेशंस होता है बॉडी में, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होता है, व्हेन फूड यानी कि ग्लूकोज टाइप ऑफ फूड इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज, मतलब फूड ब्रेक डाउन होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलते हैं और एनर्जी रिलीज होते हैं, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को ही कैरी करते हैं। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब फूड ब्रेक डाउन हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक्स है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ना, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको सर्कल करके लिख के दिया है, इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। यहाँ पे फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकल रहा है, अल्कोहल निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। नीचे देखिए डिफरेंसेस है बिटवीन एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन खासतौर से उन बैक्टीरिया के बॉडीज़ में होते हैं जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी केवल एक सेल से तैयार होते हैं। नीचे डिफरेंसेस है देखिए एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने आप लोगों को अभी पॉइंट समझाया है वही सेम पॉइंट इसके अंदर लिख रखा है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। मसल्स में किस तरह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, देखिए आवर मसल सेल, हमारे मसल में जो सेल होते हैं उसके अंदर भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए व्हाइल हैविंग टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। वो कब होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। ड्यूरिंग, जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं या तेज़ भागते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी का डिमांड बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी नीड करने के लिए नीड हो जाते हैं। बट बॉडी के अंदर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी का डिमांड अब कैसे पूरा होगा, उसके लिए मसल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। मसल सेल्स के अंदर द फूड ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, जिसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड एंड रिलीज एनर्जी होता है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, इसके वजह से मसल स्पेसिस में क्रैम्प आ जाता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखिए इसमें फार्मूला के साथ ग्लूकोज, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब इसी से जुड़े हुए एक समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे, मसल्स क्रैम्प, मांसपेशियों में खिंचावट कैसे आ जाता है। देखिए आफ्टर ए हेवी एक्सरसाइज वी समटाइम गेट मसल्स क्रैम्प। द क्रैम्प इन मसल्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स respire anaerobically. Partial breakdown of glucose occurs which produce lactic acid. When this lactic acid accumulate in the muscle cells, it causes muscle cramp. मैंने अभी आपको बोला है, जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी का डिमांड बढ़ने लगता है, बट ऑक्सीजन जितनी क्वांटिटी में पहुंचना चाहिए बॉडी के अंदर वो नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए मसल्स के अंदर एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिस वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर लैक्टिक एसिड थोड़े समय तक मसल्स के अंदर जम जाता है तो उससे क्या होता है, मसल्स की पेशियों के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं, यानी कि खिंचाव आने के कारण दर्द होने लगता है। तो इस चीज़ से हमें रिलीफ कैसे मिल सकता है, अगर हम उस समय कोई हॉट बात लेते हैं और मैसेज करते हैं उस जगह में, तो उस जगह में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बनने लगता है और ऑक्सीजन की सप्लाई मसल सेल्स को ज़्यादा मिलने लगते हैं। और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण ये लैक्टिक एसिड जो मांसपेशी के अंदर जमता है ना, वो टोटली ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिससे हमें मांसपेशियों में रिलीफ मिलने लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग को लेके क्या होता है। देखिए वी ब्रीथ
हम सांस किस चीज़ से लेते हैं? नोज हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं, और समटाइम कभी कभी बार जैसे नाक बंद हो जाता है, तबीयत खराब होता है, तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं। इफ़ वी क्लोज आवर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली, देन आफ्टर सम टाइम वी फील सफोकेटेड. We cannot hold our breath even for a minute, so we cannot survive for long without breathing air. Breathing is the process of taking in air, rich in oxygen, and giving out air, rich in carbon dioxide. बड़ा सिंपल, अगर हम कुछ देर तक अपनी नाक को दबा लेते हैं या मुंह को कस के बांध लेते हैं या किसी भी तरीके से उसको होल्ड करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 1 मिनट के अंदर सफोकेशन होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण घुटन महसूस होता है। एक्चुअल क्या होता है? ब्रीथिंग वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम हवा में से, एयर में से ऑक्सीजन को इकट्ठा करके बॉडी के अंदर डालते हैं और बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हवा के अंदर यानी कि एयर के अंदर मिक्स करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेलेशन, जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, और जब हम हवा को छोड़ते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलते हैं, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सहेलेशन। तो ब्रीथिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है, विच कीप्स ऑन गोइंग ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर चलता है। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग रेट क्या होता है। देखिए इन ब्रीथिंग में क्या होता है, बोथ इनहेलेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना एक ही टाइम में होता है ऑल्टरनेटली। तो ए ब्रीथ मीन्स वन, एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, एक इनहेलेशन एक अंदर सांस लेना और एक सांस को छोड़ना एक्सहेलेशन। तो वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन बोथ मेक ए कंप्लीट ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन, एक इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, उसकी काउंटिंग क्वांटिटी को कहा जाता है ब्रीथिंग रेट। द एवरेज ब्रीथिंग रेट दे रखा है, देखो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 15 to 18 टाइम्स होता है पर मिनट में। तो ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, भी डिपेंड करता है आपके बॉडी में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसके ऊपर भी बॉडी में डिपेंड करता है। तो ब्रीथिंग रेट इज ऑफ ए पर्सन इज द स्लोएस्ट। जब हम सोए रहते हैं स्लीपिंग मूड में, तब हमें ब्रीथिंग रेट हमारा स्लो रहता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है जब हम सोते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट अपने आप इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखा जाता है 25 मिनट्स पर मिनट में होने लगता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। वेन एवर वी डू ए हेवी एक्सरसाइज वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। तो फॉर मोर एनर्जी के लिए हमें ब्रीथ फास्ट लेना पड़ता है एंड ऑल्सो डीप ब्रीथ। तो ड्यू टू विच मोर ऑक्सीजन इज इनहेल्ड हो रहा है, विच गोज इनटू द लंग्स में जा रहा है एंड ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है ऑक्सीजन को फास्टर रेट में। तो फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग सप्लाई, मतलब जब हम बहुत जल्दी और डीप ब्रीथ लेते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाता है, जो सेल तक प्रोड्यूस होते हैं, सेल तक पहुंचते हैं, जहां से हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, इससे जल्दी खाना ब्रेकडाउन होते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, मोर एनर्जी रिलीज होने लगा। वी फील हंग्री, हमें तेज भूख लगने लगते हैं आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी के बाद, बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी जो ज़रूरत हो रहा है फॉर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी के लिए। सो टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए द फूड इज ब्रोकन डाउन वेरी रैपिडली एंड मेक्स अस फील हंग्री महसूस होने लगता है। तो बच्चे अच्छा थोड़ा सा आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउ वी ब्रीथ, हम ब्रीथ किस तरीके से लेते हैं, देखिए हम नेक्स्ट पेज में पहुँचेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस, एक्चुअल ब्रीथिंग प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होता है, ये देखिए लंग्स में। लंग्स आर कनेक्टेड टू द, हम जो नाक से सांस लेते हैं ना, एक नॉस्ट्रिल पाइप होता है, वो सीधा जुड़ा हुआ होता है लंग्स के साथ। देखो डायग्राम में आपको दिखाई देंगे, नेसल कैविटी एंड विंड पाइप और ट्रैकिया। अच्छा यहाँ पे देखिए मशीन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो द पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल के बाद जो पैसेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेसल कैविटी। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, हम सांस लेते हैं तो ये नेसल कैविटी थ्रू आवर नॉस्ट्रिल से पहुंचता है नेसल कैविटी में। ड्यूरिंग पासिंग द एयर थ्रू द नेसल कैविटी से जब जाता है वो एयर मॉइस्ट होता है, क्योंकि म्यूकस में से एक तरह का मेम्ब्रेन लाइनिंग होता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में हेयर होता है प्रेजेंट, जिसमें डस्ट और जो अदर पार्टिकल्स होता है वो वहाँ पे रुक जाते हैं। अच्छा, हेयर द डस्ट एंड द अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर गेट ट्रैप होता है इन द म्यूकस में एंड द हेयर प्रेजेंट इन द नेसल कैविटी।
फ्रॉम द नेसल कैविटी से द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर जो है वो पास्ट हो जाता है फुस्ट पाइप। ट्राकिया से वी हैव 2 लंग्स, हमारे बॉडी में देखो यहाँ पे 2 लंग्स आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस 2 लंग्स आर हैंग इन एयर टाइट स्पेस के अंदर रहते हैं जिसे कहा जाता है चेस्ट कैविटी। ठीक है, रिब केज इज प्रेजेंट होता है अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी के दोनों साइड में विद द शीट ऑफ मसल्स के सीट की तरह। देयर इज ए लार्ज मस्क्यूलर सीट होता है एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट के ठीक नीचे कैविटी में, जिसे हम लोग कहते हैं डिफाग्राम, विच फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी का फ्लोर तैयार करते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व होता है उस मूवमेंट के साथ ऑफ बोथ डिफाग्राम ऑफ द रिब्स। तो ब्रीथिंग 2 प्रोसेस से होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आज मैं यहीं तक ही अपना चैप्टर को मतलब क्लोज करूँगी। नेक्स्ट वीडियोस में इस चैप्टर से जुड़े हुए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को लेके हम डिस्कस करेंगे। मैं आशा करूँगी जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया है वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। और सभी स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है, कोई भी चैप्टर जब आप रीड करने बैठते हो उसकी क्वेश्चन आंसर डन करते हो उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल में जाके स्कूल के उस सब्जेक्ट की जो है जो भी मैडम वीडियोस भेजते हैं सेंड करते हैं उन वीडियो को ज़रूर देखा करो बेटा, क्योंकि चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लर्न करने से पहले हमें उस चैप्टर्स के बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।